हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत शॉर्ट के अंदर इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं। नोट्स को आप फटाफट नोट डाउन करते जाइए और आसानी से इस चैप्टर को समझने के बाद 95 प्लस स्कोर करिए। चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। तो यहाँ पर एक बच्चा है मोटू लाल, उसको पैसे कमाने हैं। अब बेचारा पैसे कैसे कमाए? उसने क्या करा, मार्केट के अंदर गया, वहाँ से 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसने पोटैटोज बाय करे। आलू खरीदे 20 रुपये किलो के हिसाब से। उसके बाद उसने एक अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करी। ज़मीन ली, ज़मीन के ऊपर बड़ी सी मशीन लगाई तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अरेंजमेंट करा। ठीक है, इसके बाद उसने कुछ वर्कर्स को भी हायर करा। अब ये सारी चीज़ें ये छोटा सा बच्चा ही कर रहा है, अभी सोचो आप। तो अब इसने क्या करा, ये सारी चीज़ें कर ली। फिर इसने जो आलू खरीदे थे, अब उनको इसने क्या करा, प्रोडक्शन के अंदर लेकर गया, मैन्युफैक्चर करने की इन्हें कोशिश करी। इसने क्या करा, सिंपली उन आलूओं से चिप्स बना दिए। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने चिप्स बना दिए। अब जो इसने आलू 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेज करे थे, 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे थे, अब इन्हीं आलूओं को ये 200 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल कर पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि अब मोटू लाल ने बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। अब फटाफट आप भी बताना कि आपकी लोकेलिटी में आलू कितने रुपए किलो मिलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मोटू लाल ने तो अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। तो यहाँ पर यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है कि इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का इन लार्ज क्वांटिटी, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल जो है उससे हम लोग मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। इसे ही हम लोग सिंपली मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया। जो 20 रुपये पर केजी आलू थे, हमने उनको चिप्स के अंदर बनाकर अच्छे से एक पैकेट में डालकर कितने के बना दिए, वो 200 रुपीज़ पर केजी में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या करा है हमने, एक लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल को हमने मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो एक सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है और इससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से किसी भी कंट्री की उसकी डेवलपमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं। तो किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे आप देखिए चाइना, देखिए चाइना के पास अब इतना ज़्यादा पैसा कैसे आता जा रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हैं। धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर भी ऐसा ही कुछ सेटअप बनता जा रहा है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा टॉपिक, कोई डाउट नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक। तो देखो, बैकबोन क्यों कहा गया है मैन्युफैक्चरिंग को? सिंपल सी बात है, आप अपनी बैकबोन की तरफ देखो, रीढ़ की हड्डी की तरफ देखो। आपकी जो ऊपर अपर बॉडी है उसके ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बैकबोन। बैकबोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ऐसे ही किसी भी देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक तरीके से बैकबोन होता है डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट विदाउट मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर बैकबोन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और ये जो डेवलपमेंट है ये जनरल वे में तो होता ही है, साथ में इकोनॉमिक मतलब पैसे के तौर पर भी बहुत अच्छा खासा हम लोग पैसा कमाते हैं सिंपली बाय मैन्युफैक्चरिंग। अब डेवलपमेंट बिकॉज आखिर डेवलपमेंट होता क्यों है? एक तो हम लोग मॉडर्नाइज कर देते हैं एग्रीकल्चर को। मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग अच्छी अच्छी मशीन्स यूज़ कर पा रहे हैं। साथ ही में हम लोगों ने क्या करा है, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ से एग्रीकल्चर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ऑल्सो रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी के ऊपर, एग्रीकल्चरल इनकम जिसे बोलते हैं हम लोग। तो अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का सेटअप होगा, तो लोग वहाँ पर जाएंगे, जॉब करेंगे और ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि अब उन्हें जॉब मिल रही है। साथ ही में आप देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। और पॉवर्टी मतलब गरीबी है हमारे देश के अंदर। तो इस चीज़ को भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। इरेडिकेशन का मतलब होता है ख़त्म कर सकते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को, अगर हम लोग ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। तो अब जो हमने चीज़ें बनाई हैं, अब जैसे ये चिप्स थे, मान लो ये चिप्स हैं,
हमारी कंट्री के अंदर तो हम सेल कर ही रहे हैं। अब इन चिप्स को अगर मान लो मुझे यूएस के अंदर बेचना है और यूएस के अंदर मैं इन्हें बेचूंगा 500 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, 500 रुपये केजी के हिसाब से बेचेगा मोटूलाल यूएस में इन चिप्स को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा ये मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी हमारे गुड्स हैं, सामान हैं उनको, और फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आएगा, बाहर से भी, विदेशों से भी हमारी कंट्री के पास पैसा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रॉ मटेरियल को वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हमने चिप्स का एग्जांपल लिया है, क्या चिप्स ही प्रोड्यूस होते हैं पोटैटो से? और भी तो चीज़ें बना सकते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पोटैटोज से बना सकते हैं। अच्छा, पोटैटोज़ की बात कर रहे हैं, अगर और कोई रॉ मटेरियल ले लिया आपने, आलू की बात नहीं करते, कोई भी रॉ मटेरियल ले लिया, तो उससे भी आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो। जैसे लकड़ी को ले लो, अब लकड़ी का हम लोग फर्नीचर भी बना सकते हैं, फर्नीचर के अंदर जैसे टेबल भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। लकड़ी को हम लोग घर बनाने के इस्तेमाल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हमारी वुड का यूजेज है। तो यही मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक हमें छोटा सा एनसीईआरटी के अंदर चार्ट दिया है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, इनपुट हमने क्या करा, रॉ मटेरियल क्या था, आलू। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल से सारी चीज़ों को समझते हैं। या फिर हमने कोई और पार्ट ले लिया आलू के अलावा, फिर हमने क्या करा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें प्रोड्यूस करना है, मान लो आलूओं से कुछ यूजफुल चीज़ बनानी है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंड, ज़मीन की। लेबर कौन, जो लोग काम करेंगे वहाँ पर। कैपिटल का मतलब पैसा तो चाहिए, अब उस लेबर को भी पे करना है, लैंड जो हमने ज़मीन लिया है उसके लिए भी पेमेंट करनी है, मशीन हम लोग वहाँ पर लगाएंगे उसके लिए भी हमें पेमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योर, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग क्या करें, इसको ट्रांसपोर्ट कर दे एक फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। आउटपुट्स के अंदर क्या आया, हमारा प्रोडक्ट। हमने आलू डाला था, आलू डाल के हमें क्या मिल गया, चिप्स मिल गए, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर हमने दुकान वालों को दे दिए चिप्स और बोला भाई इन चिप्स को सेल करो और हमें हमारे पैसे दे दो। तो ऐसा ही करा, मार्केट वाले लोगों ने हमारे चिप्स को सेल करा और हमारे पास पैसा आ गया। अब ये जो मनी हमारे पास आई है, हम थोड़ा बहुत तो अपने लिए प्रॉफिट भी रखेंगे, बाकी के बचे हुए पैसे को हम लोग दोबारा अपनी बिजनेस के अंदर स्पेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे कि पूरा सर्कल बना है, पूरा एक स्ट्रक्चर बना है। तो ऑब्वियसली सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो मार्केट है, मार्केट वाले लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फैक्ट्रीज के ऊपर, और फैक्ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट के ऊपर। मार्केट से जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक फैक्ट्री में चीज़ें नहीं बनाई जाएंगी, और फैक्ट्री में चीज़ें जब तक नहीं बनाई जाएंगी जब तक मार्केट से डिमांड नहीं होगी। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एग्रीकल्चर जो है और इंडस्ट्रीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रीज गिव अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज की वजह से जो एग्रीकल्चर है उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो यहाँ पर कैसे हेल्प होती है, देखो एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ टूल्स। इंडस्ट्रीज से हमें नए नए टूल्स मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र हो गए। अब पहले क्या होता था, पहले लोगों को फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन अब सिंपली वो क्या कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री के पास या कहीं पे शॉप पर जाकर अपने फर्टिलाइज़र्स खरीद सकते हैं काफ़ी सस्ते दाम पर। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर भी हैं। इंडस्ट्रीज़ कैसे डिपेंड हुई, अब देखो इंडस्ट्री के अंदर जो सामान बनाना है उसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल इज़ ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्लेस। तो यहाँ से जैसे कि हमारे हो गए, देखो इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, तो ये सब क्या है, ये हमारे एग्रीकल्चर के यूज़ में आने वाला सामान है, ठीक है। जैसे कि हमारे पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, एसेक्ट्रा टूल्स जो फार्मर्स को चाहिए होते हैं, ये सब किसको ज़रूरत पड़ती है, हमारे फार्मर्स को। ये कहाँ से लेते हैं फार्मर्स, इंडस्ट्रीज़ से। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली हमारे एग्रीकल्चर वाली जगह से भी इन्हें रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पोटैटोज़ की बात करी थी कि ये पोटैटोज़ कहाँ से मिल रहे थे, पोटैटोज़ ऑब्वियसली कहाँ से मिल रहे थे, फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्लेस। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फार्मिंग और जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ है दोनों एक दूसरे से ही जुड़कर और मिलकर चलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो देखो किसी भी कंट्री के अंदर पैसे की हालत कैसी है उसे बोलते हैं हम लोग नेशनल इकोनॉमी।
तो यहाँ पर कैसे कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रीज़, कैसे हेल्प करती है हमारी नेशनल इकोनॉमी को, हमारे देश की पैसे की हालत को। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ वेरी लो इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट एशिया इकोनॉमीज़। तो यहाँ पर अगर हम लोग ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जीडीपी है हमारी कंट्री के कंपेयर में। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC has set up the government to take appropriate policy measures to improve the productivity of manufacturing sector। अब देखो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सोई हुई है इस चीज़ को लेके, गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे देश की जीडीपी बहुत कम है, इसकी वजह से हमारे देश की पैसे की हालत थोड़ी सी खराब है। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी पूरा का पूरा एक्शन ले रही है इस चीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट ने सेटअप करा है NMCC जो कि इन सब प्रॉब्लम्स को देख रही है कि आखिर हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखो ये तो सारी बात हमने कर ली मैन्युफैक्चरिंग की और गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग करनी है मान लो मुझे, तो वहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। अब लोकेशन उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। अब इन सब चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल आसानी से कहाँ पर मिल जाएगा। मान लो अगर हमने एक ऐसी जगह इंडस्ट्री सेटअप कर दी जहाँ से बहुत दूरी पर जाकर रॉ मटेरियल मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे अरे यार ये तो हमें नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारा रॉ मटेरियल आने में। अब चलो रॉ मटेरियल वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, ऐसी जगह पर इंडस्ट्री सेटअप कर दी जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, लेकिन अब वहाँ की लेबर बहुत महंगी है। लेबर कह रही है जी हम लोग तो है ना यहाँ पर ज़्यादा पैसे लेंगे आपसे काम करने के। नॉर्मली आपकी लेबर लेती थी मान लो 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ये लेबर बोल रही है कि हम तो जी 20,000 रुपीज़ पर मंथ लेंगे, अगर हमें पैसे दोगे तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करते। तो अब आप लोग यहाँ पर भी लॉस में चले जाओगे। तो यहाँ पर एक और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास मान लो आपको रॉ मटेरियल भी मिल रहा है आसानी से, सस्ती लेबर भी मिल रही है, लेकिन अब आपके पास इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा ही नहीं है। अब क्या करोगे आप, पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे, इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं कर पाओगे। फिर पावर, अब मान लो आपने एक ऐसी जगह इंडस्ट्री बना ली जहाँ पर बिजली आती ही नहीं है, तो क्या करोगे, पूरे दिन भर जनरेटर पे अपनी कंपनी को रन करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, लॉस में चले जाओगे। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मार्केट, मान लो अब ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपकी इंडस्ट्री जहाँ पर आपने सेटअप करी है वो मार्केट से इतना दूर है कि वहाँ तक सामान पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम लोग एक इंडस्ट्रियल लोकेशन को चूज़ कर रहे हैं। देखो ये सारी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल हों ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें जो सूट करती है ओनर को, जो भी इस इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, तो वो उनमें से कुछ चीज़ों को देखकर अपनी इंडस्ट्री का सेटअप कर लेते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही मान लो जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो गई वहाँ के लोगों को जॉब मिलना चालू हो जाएगी। जॉब मिलेगी तो लोगों के पास क्या आएगा, पैसा। अब पैसा आएगा तो लोग धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे। भाई पैसा आ गया अब तो भाई अच्छे वाली वॉच पहनेंगे, अच्छे वाले कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, घूमने भी जाएंगे, होटल्स में भी जाना है, गाड़ियाँ भी लेनी है अच्छी अच्छी। तो डेवलपमेंट वहाँ उस एरिया का ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। अब देखो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादातर सूटेबल प्लेस कौन सा होता है, सिटीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बैंक भी है। अभी हमने ऊपर बात करी थी ना कि किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए मान लो कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, हमें ज़मीन भी खरीदनी है, ज़मीन नहीं खरीदनी तो ज़मीन को रेंट पे लेना है, उसका रेंट भी तो पे करना है, लेबर को भी पैसे देने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ जो सिटीज़ के अंदर सेटअप होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हमें सामान लेना है, 10-20 दिन के लिए पैसा चाहिए, फिर हम आपको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इंश्योरेंस करवाना होता है उन्हें तो उसमें भी आसानी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट, सिटी के अंदर इतनी सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है तो आसानी होती है इंडस्ट्रीज़ वालों को चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मार्केट के अंदर, या फिर रॉ मटेरियल को मार्केट से लेने में। फिर लेबर भी थोड़ी सी महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग कहीं इंडस्ट्री सेटअप करते हैं विलेज साइड में। तो
फिर कंसल्टेंट्स हो गए, फाइनेंशियल एडवाइस हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है हमें सिटीज़ में ईजिली प्रोवाइड हो जाती हैं. मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स फ्रॉम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज. तो देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कभी कभी एक साथ मिलकर भी अपना एक सेटअप बना लेती हैं. मतलब जैसे देखो सिंपल सी बात है कि हमने एक इंडस्ट्री का सेटअप करा. अब इंडस्ट्री का सेटअप करा, उस इंडस्ट्री का काम था सिंपली जो हमारा कॉटन है, कॉटन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि हम उससे क्लोथ्स बना पाए. हमने वो इंडस्ट्री सेटअप कर दी, हमने सिंपली क्लोथ्स बना लिए. ठीक है, क्लोथ्स बना पाए ऐसा रॉ मटेरियल हमने तैयार कर दिया. अब वो जो रॉ मटेरियल है उसको एक दूसरी इंडस्ट्री हमारे पास में ही सेटअप हुई जो क्या करेगी, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके शर्ट्स बना लेगी. अब एक और दूसरी इंडस्ट्री ने देखा कि अरे यहाँ पर तो रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल रहा है, कॉटन मतलब इनिशियल स्टेज पे रेडी है, ये दूसरे वाला शर्ट बना रहा है, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर और हम लोग क्या बनाना शुरू कर देते हैं, हम लोग टी शर्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं. तो एक इंडस्ट्री क्या बना रही थी, शर्ट, दूसरी सेटअप हो गई, वो क्या बनाने लगी, टी शर्ट्स. तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ एक ही जगह पर सेटअप हो जाती हैं, एक साथ मिलके भी काम करती हैं जिससे कि वो एक दूसरे को एडवांटेज प्रोवाइड कर सकें. अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो देखो हम लोग इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली दो वे में क्लासीफाई करते हैं और मेनली क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है इस चीज़ के ऊपर क्लासीफाई करते हैं. एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. तो एक बार डिटेल में हम लोग इन इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जनरली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है. मिनरल इंडस्ट्री जनरली मिनरल्स जैसे कि हमारी ओर हो गई, आयरन की और इन सब चीज़ों की, उनके ऊपर बेस्ड होती हैं. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल बेसिक और की इंडस्ट्रीज. अब देखो दो इंडस्ट्रीज और होती हैं, एक होती है बेसिक या फिर की इंडस्ट्री, उसके बाद आती है हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री. मतलब देखो क्या हुआ कि आयरन, बहुत सारा आयरन ओर था, तो ये क्या था, एक हमारा रॉ मटेरियल. इसको मैन्युफैक्चर करके एक इंडस्ट्री ने क्या बनाया, ये आयरन का बार. अब ये जो आयरन का बार बन गया, इस आयरन के बार को डायरेक्टली हम लोग तो खरीद नहीं सकते या हम लोग परचेज भी नहीं करेंगे. आप कभी जाते हो मार्केट में ये देखने के लिए कि मुझे आयरन बार खरीदना है, कोई भी नहीं जाएगा. तो अब क्या होता है, इस आयरन बार को आखिर कौन खरीदता है, इसको खरीदती हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. ये क्या करती हैं, इस आयरन बार को खरीदा, इस आयरन बार से क्या बना दी, एक चेयर बना दी. अब आप मार्केट के अंदर जाओगे, बोलोगे भैया जरा चेयर दे दो आयरन की, लोहे की कुर्सी दे दो, तो आप ये चेयर आयरन की लेकर आ जाओगे. तो ये क्या हुआ, देखो डायरेक्टली ये जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है किसके ऊपर बेस्ड थी, ये की इंडस्ट्री या फिर हम लोग बोल सकते हैं बेसिक इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती हैं. और आपको बेसिक इंडस्ट्री भी समझ में आया होगा. ये क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को इस तरीके से मैन्युफैक्चर कर देते हैं कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ के काम आ सके. अब यहाँ पर जैसे मैंने आयरन बार से आयरन की चेयर बनाई थी, शायद कोई दूसरी इंडस्ट्री वाला है जो टेबल्स बनाता हो आयरन की, वो क्या करेगा, इस आयरन बार को ले जाएगा किससे, की इंडस्ट्री से, और उससे क्या बना देगा, एक आयरन की टेबल बना देगा बढ़िया सी. जैसे यहाँ पर चेयर बनी थी वैसे ही टेबल बन जाएगी. तो यहाँ पर ये कंज्यूमर इंडस्ट्री होगी, जो डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स के इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं उसे कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं. की इंडस्ट्री जो हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री को मटेरियल प्रोवाइड करती है. तो आगे चलते हैं हम लोग. आगे है कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम एक इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं. कुछ होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट, थोड़े कम पैसे की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ भी थोड़े कम चाहिए होते हैं. अब ये कितनी कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, अगर आप 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हो किसी इंडस्ट्री के सेटअप में, तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. यही अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करो, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ है, तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. यहाँ पर बहुत सारी लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब इंडस्ट्री को हम लोग ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप भी क्लासीफाई करते हैं. कुछ होती हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. अब इसके अंदर क्या होता है, ओन्ड और ऑपरेटेड होती है ये गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, जैसे कि हमारी भेल, फिर क्या आगे हमारी सेल, ये देखिए आप सेल, भेल, ये सब क्या है, हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि ओन्ड और ऑपरेटेड होती हैं बाय इंडिविजुअल्स, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री. इन सब का मालिक एक ही है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है. और आप एग्जांपल ले सकते हो जियो का.
तो जियो क्या है, जियो को ओन कौन करता है आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसके साथ मिल जाती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ, बोलती है चलो यार तुम इंडिविजुअल पर्सन हो, हम तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, गवर्नमेंट और कौन, एक इंडिविजुअल पर्सन, जिससे कि वो इंडस्ट्री अच्छे से काम कर सके। तो इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आती है कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रीज जो ओन और ऑपरेटेड होती है बाय द प्रोड्यूसर। जो सामान बना रहा है वही इंडस्ट्री को ओन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, उसी इंडस्ट्री को हम लोग बोल देते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। यहाँ पर रॉ मटेरियल हो गया, वर्कर हो गया, ये भी चीज़ें डिपेंड करती है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। अब क्या है, हम लोग एक और तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्री को। कुछ होती हैं हैवी इंडस्ट्री, कुछ होती हैं लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज क्या करती है, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करती हैं। आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं ये। और यहीं पर लाइट इंडस्ट्रीज किस चीज़ का, जो लाइट मटेरियल हो गया, लाइट रॉ मटेरियल हो गया, उसका प्रोडक्शन करती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गई, इनका जो सामान होता है काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका आयरन और स्टील हो गया एग्जाम्पल में काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। फिर आती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एसेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है लगभग 4% टूवर्ड्स जीडीपी। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, i.e. फ्रॉम मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री कंप्लीट है हमारी कंट्री के अंदर, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है और ये इंडस्ट्री लगभग 4% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करती है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गैदरिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा जॉब इंडिया के अंदर देखी जाए तो सेकेंड नंबर पर यही इंडस्ट्री देती है, हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के बाद। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये इंडस्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है, लगभग 35 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करती है ये इंडस्ट्री। तो इतने सारे लोगों को ये इंडस्ट्री जॉब देती है। कॉटन टेक्सटाइल, इंडिया प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पर बहुत पुराने समय से कॉटन टेक्सटाइल बनता आ रहा है विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम्स। अब ये जो हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम्स है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे करके पावर लूम्स यानी कि ऐसी मशीन्स आने लगी जिनसे काम काफ़ी जल्दी और आसानी से होने लगा। इस वजह से जो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री की, इसको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। फिर क्या हुआ, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्स्ट मिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन मुंबई। अब मुंबई के अंदर एक ऐसी ही इंडस्ट्री सेटअप हुई जहां पर इस टाइप की पावर लूम्स यूज हुई। तो इसको कब सेटअप करा गया था, इन मुंबई इन 1854। इन द अर्ली ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब देखो पहले समय में क्या था कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये ज़्यादातर हमें कहाँ पर देखने को मिल रही थी, ये हमें देखने को मिल रही थी उन जगहों पर जहाँ पर कॉटन ग्रो करता था। तो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट कहाँ पर कॉटन ग्रो होता था, महाराष्ट्र में ज़्यादातर और गुजरात में। अब ऐसा क्यों था, ये इंडस्ट्री आखिर ऐसी जगह पर ही क्यों सेटअप हो रही थी जहाँ पर कॉटन मिल रहा था। तो आपका क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है कि इसलिए सेटअप हो रही थी क्योंकि आसानी से यहाँ पर कॉटन ग्रो कर रहा था और आसानी से कॉटन मिल रहा था। रॉ कॉटन एक तो आसानी से मिल रहा था, दूसरी चीज़ मार्केट भी था। अब मुंबई की बात कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुंबई है और भी हैं जगहें, गुजरात हो गया, गुजरात के अंदर भी बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ पर मार्केट अवेलेबल है। दूसरा ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट। अब क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी आसानी से हो सकती है क्योंकि ये डेवलप्ड सिटीज़ हैं हमारी कंट्री की, तो यहाँ पर रोड वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेबर भी है यहाँ पर आसानी से अवेलेबल, स्किल्ड लेबर जो काम जानती है, और
क्लाइमेट तो मॉइस्ट है ही। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। स्पिनिंग जो है वो कंटिन्यू हुई टू बी इन सेंट्रलाइज्ड महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु। हाउएवर वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादातर आपको जगहों पर वीविंग होते हुए नहीं दिखेगी। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो दिस इज वीविंग। धीरे धीरे करके ये जो वीविंग है ये ख़त्म सी होती जा रही है। ये जो हमारी स्किल्स और डिज़ाइंस थी बनाने की पुरानी, ये धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेती है। इंडिया की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग के अंदर, लेकिन जो वीविंग सप्लाई है वो लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक की वजह से हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस नहीं कर पाती कंट्री के अंदर। इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपना यार्न टू जापान एज वेल। जापान में भी इंडिया अपना एक्सपोर्ट करता है सामान। कंट्री और हमारी जो कंट्री है वो अपने कॉटन के गुड्स को यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, इतनी सारी जगह हमारी कंट्री अपने कॉटन को एक्सपोर्ट करती है, देती है। इंडिया की लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स है, मतलब जो टूल्स यूज़ होते हैं स्पिनिंग के वो सबसे ज़्यादा हैं, सेकंड नंबर पे है हमारी इंडिया। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना आपको पता है कि क्यों इतनी हाई चाइना की जीडीपी है, क्यों चाइना इतना अमीर है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लेबर है वो भी बहुत सस्ते में मिल जाती है। इंडिया हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। तो इंडिया काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड करता है कॉटन का और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है। लेकिन जो हमारे गारमेंट्स का ट्रेड है वो सिर्फ 4% है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आज के टाइम पर फेस कर रही है। सबसे पहले तो इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली कभी रेगुलरली नहीं मिलती है। अब आपको पता है कि अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें बेस्ड हो गई हैं। आप देख सकते हो कि ये मशीन्स है, जो पावर लूम्स है, इनको बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टाइम से। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मशीन्स जो है वो बहुत सारी जगह पर ओल्ड और आउटडेटेड मशीनरी है, बहुत पुरानी मशीनरी है। लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर भी काफ़ी लो आउटपुट वाली है, कम आउटपुट वाली है। टफ कंपटीशन है विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। अब सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री कौन सी होती है? सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उन्हें हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा है हमारी कॉटन इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री से भी। बात करते हैं जूट टेक्सटाइल की, तो इंडिया क्या है? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। रॉ जूट का इंडिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जूट का जो भी सामान है उसका, तो इंडिया क्या करता है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जूट को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो जूट मिल्स हैं ज़्यादातर कहाँ पर लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हुगली रिवर है वो प्रेजेंट है। अब हुगली रिवर की वजह से यहाँ पर जूट क्यों है और वेस्ट बंगाल के अंदर ही इतना ज़्यादा जूट क्यों प्रोड्यूस होता है? और भी तो जगह है हमारी कंट्री के अंदर। तो जो फर्स्ट मिल थी वो सेटअप हुई थी कोलकाता के अंदर इन 1859 एट रिशरा। रिशरा एक जगह है, वहाँ पर ये सेटअप हुई थी फर्स्ट मिल। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन। अब आपका जो क्वेश्चन था या मेरा एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार यहाँ पर ही क्यों, वेस्ट बंगाल के अंदर ही क्यों, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? ये हुगली बेसिन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? तो ये क्यों इंपॉर्टेंट थी देखो, क्योंकि यहाँ पर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था। दूसरा, वाटर काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव था। वाटर इनएक्सपेंसिव क्या? वाटर की ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव थी। यहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क था रेलवेज़ का, तो मतलब आसानी से जो भी हमने जूट का सामान बनाया उसको देश में कहीं पर भी हम लोग भेज सकते थे। रोडवेज भी, मतलब रोड्स भी काफ़ी अच्छी थी। वाटरवेज, अब मान लो कुछ सामान तो हमने क्या करा, अपने देश के अंदर ट्रेन से भेज दिया, रोड से भेज दिया। कुछ सामान को हम लोग वाटर मतलब समुद्र के सहारे भी भेज सकते थे टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, और मिल्स तक हम इस सामान को भेज सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, अबंडेंट वाटर है, जिससे कि हम लोग रॉ जूट को बना सके। चीप लेबर है जो हमें कहाँ से मिल जाती है? वेस्ट बंगाल से मिल जाती है। और वेस्ट बंगाल के साथ में ही जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अगर आप मैप में देखोगे तो दिख जाएंगे आपको, ये लोग साथ में ही हैं वेस्ट बंगाल के, तो यहाँ से चीप लेबर मिल जाती है।
कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कोलकाता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर एक बहुत डेवलप्ड सिटी होने के कारण यहाँ पर बैंक भी हैं कोलकाता के अंदर, इंश्योरेंस भी आसानी से हो जाते हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, तो आसानी से चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं, बाहर बेच पाते हैं, विदेश के अंदर अगर हमें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो उसे भी बेच पाते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रही है आज के टाइम पर। देखो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स। सिंथेटिक सब्सटीट्यूट मतलब मैन मेड सब्सटीट्यूट्स। अब इनको हमें ग्रो नहीं करना पड़ रहा है, इनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बस फैक्ट्री के अंदर हमें ये बनाने पड़ रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आसानी से फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दूसरा कंपटीशन हमारा कौन है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड। इन सब जगहों पर भी जूट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये लोग भी हमें अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन नंबर 1 पे अभी भी इंडिया चल रहा है। नेशनल जूट पॉलिसी 2005। नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2005 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब हमारे देश के अंदर जूट की और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक नेशनल जूट पॉलिसी को लाया गया, जिससे कि क्या हो, जूट की क्वालिटी इंप्रूव हो, जूट का जो प्राइस है वो अच्छा खासा दाम रहे जूट का, जिससे कि जो जूट फार्मर्स हैं वो और जूट को ग्रो कर सके और इन्हेंस कर सके हम लोग जूट की यील्ड को पर हेक्टर, मतलब जूट को ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके। अब बात करते हैं हम लोग शुगर इंडस्ट्री की। तो इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के अंदर सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होती है। एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ गुड़ एंड खंदसरी और जो गुड़ है जिसको हम लोग जैगरी बोलते हैं गुड़ को इंग्लिश के अंदर, इसका भी इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट किसका? शुगर का। और फर्स्ट लार्जेस्ट किसका? गुड़ और खंडसरी। इन 2010 to 11 देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स। कितनी थी? 662 शुगर मिल्स थी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें शुगर मिल्स देखने को मिलती है, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। इन सब जगह हमें अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर शुगर मिल्स देखने को मिलती हैं। लेकिन 60%, मतलब ये जो 662 शुगर मिल्स हैं, इनका लगभग अगर हम लोग 60% शुगर मिल्स देखें तो वो कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। In recent year, mills are shifting to southern and western states, especially in Maharashtra, because the cane produced here are a higher sucrose content. तो देखो यहाँ पर जो शुगर मिल्स है धीरे धीरे करके कहाँ पर शिफ्ट होती जा रही है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ही क्यों भाई, क्यों महाराष्ट्र के अंदर क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जो केन मतलब जो गन्ना है उसके अंदर हाई सुक्रोज कंटेंट होता है। अब ये सुक्रोज क्या चीज़ है? जो शुगर होती है ना, चीनी होती है, उसको बनाने में यूज़ होता है ये। तो जितना ज़्यादा सुक्रोज उतना अच्छी हम लोग शुगर बना सकते हैं। तो एक ये हेल्प वहाँ की जो केन्स है, मतलब वहाँ के जो गन्ने हैं उनकी ये क्वालिटी है और ये हेल्प हमें मिलेगी वहाँ पर सेटअप करने से। क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा कूलर है, जिससे कि ये चीज़ एश्योर होती है कि लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिलेगा हमें। दूसरा, कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। सिंपल मतलब कि यहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो लोगों की बात भी जल्दी आसानी से मान जाती है। ऐसा नहीं यूपी वाली नहीं मानती, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी मान जाती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव्स हैं। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। तो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अभी ऊपर भी हमने देखा था कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? जो रॉ मटेरियल में यूज़ कर रही है मिनरल्स को। अब मिनरल्स में कौन से आ जाते हैं हमारे? कोई भी आयरन ले लो, स्टील ले लो, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री। ये क्या हो गई? हमारी एक बेसिक इंडस्ट्री हो गई। बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला है इसे? बेसिक इंडस्ट्री के साथ साथ हम इसे कौन सी इंडस्ट्री बोल सकते हैं? याद करो, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, वी कैन ऑल्सो कॉल इट की इंडस्ट्री, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है हमें मटेरियल फॉर मशीनरी टू रन ऑल अदर इंडस्ट्रीज। क्योंकि हम लोग मशीन्स जो बनाते हैं वो आयरन और स्टील की हेल्प से ही बनाते हैं।
अब ये जो आयरन और स्टील की हमने मशीन बनाई, इस मशीन से ही हम लोग और सारी इंडस्ट्रीज़ को चला सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ऊपर पावर लूम, ये देखो ये बनी हुई है। अब इसमें आप ये आसपास के जो ऊर्जे पुर्जे देख रहे हो किसके बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। तो आप देख रहे हो कैसे आयरन हेल्प कर रहा है हर चीज़ में। तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्या है, स्टील को हम लोग, स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, डिफेंस जो आपका हो गया डिफेंस का मटेरियल, वो भी हम स्टील से बनाते हैं। मेडिकल सप्लाईज जो हो गए, मेडिकल का जो सामान हो गया, हॉस्पिटल के अंदर जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो भी स्टील से बनी हुई होती हैं। टेलीफोनिक चीज़ें जो हो गई, जो आपका फ़ोन है, फ़ोन के अंदर कुछ मटेरियल है, ये भी ज़्यादातर स्टील से ही तैयार होता है। साइंटिफिक इक्विपमेंट भी स्टील से ही बनते हैं, और भी बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स, मतलब हम लोग जो घर के अंदर रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी स्टील से बनकर आती हैं। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अब जितना ज़्यादा किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होगा स्टील और जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा स्टील, उस चीज़ से पता चल जाता है कि भाई कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। देखो सिंपल बात है, अगर ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर तो हम लोग बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। अब हम लोग इस स्टील को अपनी कंट्री के अंदर तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बाहर भी किसी और कंट्री को बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अब देखो कंजप्शन की बात हुई है, मान लो कोई कंट्री बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है स्टील का, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा चीज़ों का, या डिफेंस का सामान तैयार हो रहा होगा, या मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर मशीनें लगाई जा रही होंगी, या बहुत ज़्यादा इस कंट्री के अंदर टेलीफोन्स बनाए जा रहे हैं, या साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, या और तरीके के कंज्यूमर गुड्स बनाए जा रहे हैं। तो सिंपली क्लियर हो जाता है, अगर कहीं पर प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ स्टील ज़्यादा है तो कंट्री का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड अनरिफाइंड स्टील प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। तो जो इंडिया है वो 4th रैंक पर है। अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर हमारा जो इंडिया है वो स्टील को प्रोड्यूस करता है, साथ ही में एक स्पंज आयरन होता है, उसका नंबर 1 पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया ही है। चाइना क्या है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार चाइना आ जाता है इक्वेशन के अंदर, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। ये क्या कर रहा है, स्टील भी बहुत ज़्यादा बना रहा है और स्टील को खुद तो कंज्यूम कर ही रहा है, अपनी कंट्री के अंदर मशीन्स भी स्टील से बना दे रहा है, बड़े बड़े ब्रिजेस भी बना दे रहा है, और दूसरे लोगों को भी स्टील बेचकर पैसा कमा रहा है। 2004 के अंदर इंडिया जो था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील था। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा विदेशों के अंदर स्टील को सेल करा। वाई आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री। आखिर आयरन और स्टील एक हैवी इंडस्ट्री क्यों है? बिकॉज all raw material as well as finished goods are heavy and bulking, entailing heavily transporting cost। तो देखो आयरन को हम लोग क्यों बोलते हैं और जो हमारा स्टील है उसे हैवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इसका जो भी सामान बन के रेडी हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इतना हैवी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी महंगी होती है। छोटंगपुर प्लेटो रीजन हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आयरन हमें देखने को मिलता है, और स्टील इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर सेटअप हो रखी हैं। इंडिया नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील बिकॉज। अब देखो इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग आखिर आयरन इतनी अच्छी क्वांटिटी के अंदर होने के बावजूद भी हम लोग क्यों इतना ज़्यादा अच्छे से आयरन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो हाई कॉस्ट है चीज़ों की, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। हम लोग जहाँ पर कुक कर सकते हैं कोल को, मतलब जहाँ से कोल को कुक कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जगह कम है। फिर है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो हमारी लेबर है वो ये बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा कम प्रोडक्टिव है। इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी मतलब बिजली चाहिए मशीन्स को वर्क करने के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर है, कभी बिजली आ गई कभी नहीं आई, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब यही है कि लेबर थोड़ी सी कम प्रोडक्टिव है, कम काम अच्छे से कर रही है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, FDI मतलब फॉरेन के भी कुछ लोग हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है।
विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कुछ जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब आप और मेरे जैसे लोग हो गए जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद की कंपनी सेटअप कर रहे हैं जहां पर स्टील और आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज़ से भी हमारी कंट्री का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम जैसे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग अपनी कंट्री में अपने बैंक से तो पैसा ले लेते हैं उधार, साथ में हम किसी फॉरेन वाले पर्सन को बोलते हैं, मान लो कोई अमेरिका में बंदा है, उसको मैंने बोला भाई देखो मैं ना बहुत अच्छी एक कंपनी बना रहा हूँ आयरन की इंडिया के अंदर, तो मुझे देखो कुछ पैसे उधार चाहिए। तो वो बोलेगा ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर मैं बोलूँगा कि देखो मैं आपसे पैसे तो उधार लूँगा लेकिन बाद में आपको ये पैसे रिटर्न भी कर दूंगा और जो कुछ मुझे इंटरेस्ट या फिर एक्स्ट्रा कुछ पे करना होगा वो भी आपको पे कर दूंगा। तो इसी तरीके से हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपको समझने के लिए। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट metallurgical industry in India. So this is the second most important metallurgical industry in India. Raw material used in smelter is called bauxite. तो bauxite क्या होता है? रॉ मटेरियल है जो स्मेल्टर के अंदर यूज़ करा जाता है, इन स्मेल्टर्स के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्की होता है, डार्क रेडिश होता है कलर के अंदर और रॉक होता है प्रॉपरली। इट इज़ लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब जंग नहीं लगती इसके अंदर, सबसे अच्छी बात यह है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, साथ ही में मेलेबल है। मेलेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपने साइंस के वीडियो देखे होंगे मेरे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट करो, अगर पता है व्हाट डज मेलेबल मीन्स तो ये भी बताओ। बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल्स, जब इसको अदर मेटल्स के साथ भी हम लोग मिक्स कर देते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स जो बर्तन यूज़ करते हैं हम लोग वो, और वायर्स। देख सकते हो एयरक्राफ्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, साथ ही में हमारे यूटेंसिल्स भी। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज सब्सटीट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक। स्टील, कॉपर और जिंक की जगह क्या करा है इसने? एज अ सब्सटीट्यूट ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो पूरी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्रीज़ है ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। तो केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है। लगभग 3% कंट्रीब्यूट करती है ये जीडीपी को। तो आप सोच लो कितनी बड़ी है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया। तो ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पूरे एशिया की अगर हम लोग बात करें, और 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम लोग कंपेयर करें केमिकल इंडस्ट्री को तो लगभग 12th नंबर के ऊपर ये आती है। इसके अंदर बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम करती है, मतलब लार्ज स्केल भी इंडस्ट्रीज होती हैं और स्मॉल स्केल भी इंडस्ट्रीज होती हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स भी होते हैं केमिकल्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग है, मतलब बहुत जल्दी इनके अंदर भी इजाफा हो रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dye stuffs, drugs, pharmaceuticals। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिकल्स का, जिसमें कि पेट्रोकेमिकल्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इससे क्या क्या बना लेते हैं हम लोग? फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी बना लेते हैं, इससे प्लास्टिक बना लेते हैं, एडिसिव्स बना लेते हैं। अभी एडिसिव्स का मतलब क्या होता है आप बताओ मुझे कमेंट में फटाफट। फिर पेंट्स भी बना लेते हैं हम लोग, और ये डाई स्टफ, डाई वगैरह हम लोग करते हैं ना, चीज़ों के ऊपर कलर करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल्स। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा ऐश यूज टू मेक ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट पेपर। तो इन सब के यूज़ से हम लोग क्या बना लेते हैं? ये जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इन तीनों के यूज़ से हम लोग ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर भी बना लेते हैं, और साथ ही में कॉस्टिक सोडा भी। कॉस्टिक सोडा को कपड़े धोने के इस्तेमाल में यूज़ करा जाता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की। तो मेनली सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है मेनली फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर। अब ये बताओ मुझे कि नाइट्रोजियस ही फर्टिलाइजर्स क्यों? अच्छा, प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स आर मेनली डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन। तो अगर आप देखोगे कि नाइट्रोजन के थ्रू ही हमारा जो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजियस
जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें ज़्यादातर प्रेफर करा जाता है बाय फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। मेनली इसके अंदर आता है यूरिया। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, DAP एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। तो ये NPK का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन सब के कॉम्बिनेशन से ही हमारे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर। इंडिया जो है, और भी टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं लेकिन नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर का इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं फॉर नाइट्रोजियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जिनकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ये जो थोड़ा सा जिनका केमिकल फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स होता है उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स। फिर है 29 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं यूरिया की स्पेशली, 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट, और फिर 68 स्मॉल यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं सुपर फॉस्फेट को। तो मेनली स्टेट्स हैविंग द इंडस्ट्री आर गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला। तो आप देख रहे हो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हमें इन स्टेट्स में देखने को मिल रही हैं। अब यूपी के अंदर क्यों है? क्योंकि यूपी के अंदर साइज़ भी बड़ा है और कुछ गवर्नमेंट की शायद ऐसी पॉलिसीज़ भी होंगी जिसकी वजह से यूपी के अंदर हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर, और भी इसमें हैं स्टेट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं इन फर्टिलाइजर्स को, लेकिन जो मेन स्टेट्स हैं वो ये थे। बाकी के ये सारे स्टेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजर्स को। बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट जिससे हमारा घर बनता है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली जैसे घर बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, डैम बनाना है, और भी कोई कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो गई जैसे स्कूल हो गया, और भी न जाने कितनी सारी चीज़ हो गई, उसके अंदर सीमेंट का यूज़ होता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये रिक्वायर करती है बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सम। अब जिप्सम क्या है? व्हाट इज़ अ जिप्सम? जिप्सम आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, या फिर आप पढ़ोगे ज़रूर 10th के जो चैप्टर है साइंस का उसके अंदर। जिप्सम इज़ नोन एज व्हाट? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि जिप्सम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रैटेजिकली ये लोकेटेड है। जब गुजरात के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लोकेटेड हैं, और जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट था वो सेटअप हुआ था चेन्नई के अंदर 1904 के अंदर। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। अब ये जो इंडस्ट्री है इसके प्राइस के ऊपर डी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया। बहुत सारी जो पॉलिसीज़ थी इसके अंदर रिफॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगी, कैपेसिटी के अंदर, प्रोसेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे देश के लिए भी हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो एक ये इंडस्ट्री है जो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे लॉज के अंदर चेंज लेकर आई और बहुत सारे लॉज के अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी जिससे कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है सीमेंट वाली वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स व्हीकल हम लोग जो यूज़ करते हैं, कार, बाइक, बस, ये सब चीज़ें, फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पैसेंजर्स। द इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ इन लास्ट 15 ईयर्स। ये इंडस्ट्री पिछले 15 सालों के अंदर बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टली ग्रो करी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंग द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी विदेशी लोग थे जिन्होंने पैसा अपना लगाया, हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, हमारी कंट्री की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, जिसकी वजह से हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाए, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल की डेवलपमेंट कर पाए। मतलब जैसी विदेशों के अंदर गाड़ियां बनती है फर्स्ट क्लास, वैसी ही हम इंडिया के अंदर भी बना पा रहे हैं। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया।
तो इंडिया के अंदर 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स कौन से होते हैं? आपने शायद बैटरी रिक्शा के बारे में सुना होगा, जिसको ई रिक्शा बोला जाता है दिल्ली के अंदर। अच्छा, आपके घर के पास में क्या आपने कभी बैटरी रिक्शा के अंदर या ई रिक्शा के अंदर ट्रैवल करा है? आप देखोगे जनरली उसके ऊपर मैंने देखा है कि कुछ लोग सब्जी वगैरह का भी कार्ट लगाते हैं, और कुछ लोग मतलब कि उसको सामान रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग उसको पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से वो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हो गया जिसका भी प्रोडक्शन होता है। तो 9 ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स, हमारी कंट्री के अंदर 9 ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं जो सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन करती है। अब कॉमर्शियल व्हीकल्स कौन से हो गए? कॉमर्शियल जैसे कि ट्रक हो गए बड़े बड़े। अब ये जो ट्रक होते हैं ना, इसको आप अपने घर के यूज़ में तो लेकर नहीं आओगे, ना ये स्कूल के यूज़ में आएंगे, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। ये सामान ले जाने के लिए जो यूज़ होते हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, कंपनीज़ के यूज़ में आते हैं, उन चीज़ों को हम लोग कॉमर्शियल बोलते हैं। 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स, तो यहाँ पर 14 क्या है? 14 इंडस्ट्री हैं 2 व्हीलर्स की और 3 व्हीलर्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि लगभग 15 मैन्युफैक्चरर थे पैसेंजर कार्स के और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के, 9 थे हमारे कॉमर्शियल व्हीकल्स के, और 14 थे जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है ये टॉपिक, कंसेप्ट आपको भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, टेलीविजन्स, टेलीफोन्स, सेल्युलर टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंजर, रेडार्स, कंप्यूटर्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, दैट इज़ मोबाइल, स्मार्टफोन्स। ये भी हमारी किसके अंदर आते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर। बेंगलोर को हमारी कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कंसीडर करा जाता है। ऐसा क्यों है अभी पता चलेगा हमें थोड़ी ही देर के अंदर। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर। तो ये सारी जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो मेजर आईटी इंडस्ट्री कंसंट्रेशन है वो बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे के अंदर देखी जाती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो यहीं पे पास में आईटी इंडस्ट्री है, तो उनको बड़ी ही आसानी से इंजीनियर्स मिल जाते हैं अपने यहाँ पर काम करने के लिए। तो इसलिए बेंगलोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि बेंगलोर की जो गवर्नमेंट है वो इन आईटी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट भी करती है, कुछ स्पेशल लॉज भी हैं वहाँ पर जिससे ये आईटी इंडस्ट्रीज़ यहीं पर काम करती रहे। द आईटी इंडस्ट्री हैज़ एम्प्लॉयड अ मास नंबर ऑफ पीपल। अब ये जो आईटी इंडस्ट्री है ना, ये एक तरीके से समझ लो कि इसने इतने सारे लोगों को नौकरियाँ दी हैं अभी कुछ सालों में कि आप सोच भी नहीं सकते। द इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। अब ये जो इंडस्ट्री है ये हमारे लिए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जैसे एक एप्पल का आईफोन रेडी हुआ, अब हम उसे फॉरेन में भेजेंगे और अच्छा खासा हम लोग पैसा कमाएंगे। इन लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रॉस्पर आउटसोर्सिंग, बीपीओ सेक्टर्स भी यहाँ पर क्या हुए हैं? सेटअप हुए हैं। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ का देखो सिंपल आसान मतलब ये है कि बीपीओ सेक्टर जैसे इंडिया में बन गया है एक एप्पल का। अब एप्पल कहाँ की कंपनी है? जो एप्पल के हम लोग आईफोन देखते हैं, टीवी के अंदर ऐड देखते हैं, ये कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया की कंपनी है। अब अमेरिका के अंदर क्या है कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, बिजली की कॉस्ट ज़्यादा है, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल है वो महंगे हैं। तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम लोग क्या करें, आउटसोर्स कर दें। हम लोग या तो चाइना को बोल दें या इंडिया वालों को बोल दें बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर भी सस्ती है, लैंड की जो कॉस्ट है वो भी सस्ती है, साथ ही में इन सारे प्रोडक्ट्स को बना के हम लोग अपने बेचते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा बीपीओ बना दिए इन्होंने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर जो भी उनके बिजनेस के प्रोसेसेस होते थे उसकी आउटसोर्सिंग उन्होंने कर दी। इंडिया में किसी बंदे को कॉन्टैक्ट करके बोल दिया कि तुम ऐसे ऐसे आईफोन बना के दोगे, हम तुम्हें पूरा तरीका सिखाएंगे, हमें लेकिन आईफोन बना के देना है तुम्हें। तो इस तरीके से काम कर रहा है कुछ हमारा आईटी सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन।
अब देखो ये जो इंडस्ट्रीज़ इतनी सारी सेटअप हो रही है, मैंने बताया कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जितनी ज़्यादा होंगी हमारी कंट्री के अंदर उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हो रहा है। देखो इन सारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की वजह से हमें इन्वायरमेंट के अंदर इतना चेंज देखने को मिल रहा है। आप सिंपली देख सकते हो, आपको ये दिख रहा है ताजमहल, ताजमहल को आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना वाइट है और राइट हैंड साइड में बेचारा ताजमहल पूरा येलो येलो हो गया है पॉल्यूशन की वजह से। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज contributes significantly to India's economic growth and development but also causes serious problem। जैसा मैंने आपको बताया इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, देखो लैंड के ऊपर भी हो रहा है, वाटर के ऊपर भी हो रहा है, एयर में भी नॉइज़ का पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़। इन 4 पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एयर के अंदर आपको पता है ये धुआं छोड़ देते हैं खराब केमिकल्स वाला, वाटर के अंदर गंदे केमिकल्स मिला दिए, लैंड के ऊपर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करा जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट था उसे, नॉइज़ बड़ी बड़ी जो मशीनें आवाज़ करती हैं बहुत ज़्यादा जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, जो गैसेस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए, जब ये इंक्रीज हो जाती है तब हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। आप देख सकते हो जहाँ पर ब्रिक्स बनती है, ईंटें बनती हैं, रिफाइनरीज होती हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है, जिससे ह्यूमन हेल्थ तो ख़राब होती है, एनिमल्स की भी हेल्थ ख़राब होती है, प्लांट्स तो ख़राब होते ही हैं, साथ ही में आप देख सकते हो कि ताजमहल जैसी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स भी ख़राब हो जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट से हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन। इट अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पर वाटर गर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो गर्म गर्म पानी को ही सीधे नदी के अंदर मिला देते हैं। अब नदी के अंदर देखो फिशेज होंगी और भी बहुत सारे सी एनिमल्स होंगे, उनकी डेथ हो जाती है उस गर्म पानी की वजह से। तो एक ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर बात करते हैं कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो इन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को पता है। अब गवर्नमेंट क्या है, डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बैन नहीं लगा सकती, अगर लगाएगी तो हमारे देश का ही नुकसान है। तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जैसे अब ये आगरा वाला केस है, मान लो यहाँ से सारी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट बैन कर देती, बोल देती कि नहीं अब तो यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, तो जितने भी लोग आगरा के अंदर मान लो जॉब करते थे उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के अंदर, उनकी बेचारों की जॉब चली जाती, उनको सैलरी नहीं मिलती, खाना कहाँ से खाते वो लोग, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि आसपास आप आगरा के कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, आप आगरा से थोड़ा दूर जाके करो, वो भी आप प्रॉपरली गवर्नमेंट से सारी परमिशन लो, अपना पूरा इंस्पेक्शन करवाओ। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी मेजर स्टेप्स लिए, जिसमें से हम लोग कुछ स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं। सम सजेशन टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर आर मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। अब गवर्नमेंट ने बोला कि जो वाटर है इसको रीयूज़ करो, बार बार इस्तेमाल करो। ऐसा मत करो कि तुमने एक बार वाटर यूज़ कर लिया अपनी फैक्ट्री के अंदर कुछ सामान बनाने के लिए, उसे फेंक दिया, फिर सीधे उसी वाटर को रीयूज़ करते रहो। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बताया कि हार्वेस्टिंग करनी चाहिए हमें रेन वाटर की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप्स की, हमने क्या उगाए, गेहूँ उगाए, ऐसे ही हम लोग पानी को कैसे उगा सकते हैं, जब बारिश आती है तो हम अपनी जो रूफ्स हैं या फिर जो बड़ी बड़ी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अपनी छतें इस तरीके से बना सकती है कि जो वो बारिश का पानी है उसको वेस्ट जाने की जगह, ड्रेनेज में, नाली में वेस्ट जाने की जगह, उस पानी को एक जगह एक बड़े से टैंक के अंदर कलेक्ट कर लिया जाए, और वो जो पानी है उस पानी को फिर हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर एंड पॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट ने कुछ एयर पॉल्यूशन को भी रोकने के बहुत सारे क्या करे मेजर्स लिए। जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, देखो ये यहाँ से जहाँ से स्मोक लग रही है, स्मोक निकल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक फ़िल्टर लगा दिया, बोला सजेस्ट करा कि ऐसा फ़िल्टर लगाओ आप लोग, इस फिल्टर से जो स्मोक के अंदर खतरनाक पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर ये
रोक दे। कंप्लीट स्मोक को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो उसके अंदर के खतरनाक पार्टिकल्स हैं उन्हें कहीं हद तक फिल्टर रोक सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट ने यूज़ करने के लिए कहा। अब जो नहीं यूज़ करेगा उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो ये सारे रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग ऑयल या फिर गैस का यूज़ कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। जो कोयला है इसका यूज़ हम लोग ना करें, इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करें, ऑयल और गैस, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कम स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। अब नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम लोग मशीनरी और इक्विपमेंट को यूज़ करें, ठीक है। एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। साइलेंसर्स क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का, आप ये समझ लो, इक्विपमेंट होता है, एक स्पेशल टाइप की चीज़ होती है जिससे आवाज़ कम हो जाती है। जो आपने जनरेटर देखा होगा बहुत तेज आवाज़ करता है, धर 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 धर, उस आवाज़ को कम कर देता है साइलेंसर। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल हम लोग लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नॉइज़ रिडक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। अब हम लोगों को मान लो बहुत ज़्यादा शोर लग रहा है, अब जो इंडस्ट्री वाले हैं वो ये कोई भी इफ़ेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सी आवाज़ें कम सुनाई दे और थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम कम हो। यहीं पर ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप मुझे डिफरेंस बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन की इंडस्ट्रीज़ एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो इन दोनों के बीच का आप मुझे डिफरेंस बता दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करो, मेंबर बनो चैनल के, हमारे चैनल को सपोर्ट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन।